6 बजे के कार्यक्रम में आप जानते हैं कि हम हर सप्ताह के व्यक्तित्व का चयन करते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। आज हमने इस देश के बहुत ही मूर्धन्य विद्वान, एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने राजनीति भी की है, छात्र संघ के वो अध्यक्ष भी रहे हैं, प्रोफेसर भी वो रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय तमाम संगठनों के अंदर भी वो सक्रिय रहे हैं। हम आज उनके साथ में बातचीत करेंगे। उनके साथ में बातचीत करने के लिए हमने विशेष तौर पर डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी, जो कि हमारे बहुत अच्छे ढंग से आप लोग परिचित हैं, उनसे बहुजन संवाद के दर्शक भली भली जानते हैं। जब से उत्तर प्रदेश के ऊपर बहुजन संवाद का फोकस है, तब से वो लगातार जो है वे हमारे साथ पैनलिस्ट के तौर पर रहते हैं। एक विद्वान पैनलिस्ट के तौर पर उनको आप लगातार देखते हैं। आज हम यहाँ पर हमारे साथ में भागवत परिहार जी भी हैं, जो कि बहुजन संवाद समाचार करते हैं। आज विशेष तौर पर हमने उन्हें इसलिए बुलाया क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 6 से 7 का कार्यक्रम तो देखते हैं, लेकिन वो कभी 7 से 8 वाले कार्यक्रम में नहीं जाते। हम लोग बहुत मेहनत के साथ में 380 दिन तक जो किसान आंदोलन चला, उसकी डेली हम लोगों ने रिपोर्टिंग करने का काम किया। डेली हम लोगों ने उसको बताया कि किस तरीके से आंदोलन चल रहा है, क्या उसके डेवलपमेंट्स हैं। तो उसका जो संचालन और संयोजन करने का काम करते हैं भागवत परिहार जी। तो हमने सोचा कि आपको उनसे भी 6 बजे के कार्यक्रम के अंदर भी मुलाकात करा दें, ताकि 7 बजे के दर्शक तो जानते ही हैं उनके योगदान को बहुजन संवाद यूट्यूब चैनल के अंदर, लेकिन आपको भी जानना चाहिए। प्रोफेसर जगदीश चतुर्वेदी जी, मैं सबसे पहले आपसे जो आपकी टिप्पणियां विशेष तौर पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को लेकर के जो आपकी टिप्पणियां रही, उसको लेकर के बहुत हमारे पास में फीडबैक आया। आप जब भी कभी बहुजन संवाद के साथ जुड़ते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि उन्हें बुलाइए और बार बार बुलाइए। इसलिए हमने सोचा कि आपके बारे में पूरा जाना जाए, और पूरा जानने के लिए सप्ताह के व्यक्तित्व वाला हमारा ये कार्यक्रम है। इसलिए आपका बहुजन समाज के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। मैं बाकी बातें तो प्रोफेसर तिवारी जी आपके साथ में करेंगे। मैं तो आज की समय, क्योंकि आप मथुरा में हैं और मथुरा के अंदर तो जो है इस समय चुनावी दंगल चल रहा है, और चुनावी दंगल के अंदर सब नेता आ रहे हैं, अपनी घोषणाएं कर रहे हैं, अपने भाषण दे करके जा रहे हैं। आज की तारीख में जो चुनाव है उसको आप किस नजर से देखते हैं और कितना महत्वपूर्ण मानते हैं लोकतंत्र की दृष्टि से? और मैं आज एक खबर पढ़ रहा था जो कि तिवारी जी के यहाँ से निकली है, मतलब ये है वहां के एक दैनिक जागरण के अंदर छपी है। उसके अंदर लिखा हुआ है कि प्रयागराज के अंदर जो है बहुत सारे लोग मिलकर के हिंदू राष्ट्र का संविधान लिख रहे हैं, जिसके अंदर संसद नहीं रहेगी, उसके अंदर धर्म संसद रहेगी, और उसके अंदर जो उनका संविधान रहेगा वो मनुस्मृति का संविधान रहेगा। इस तरीके की जो है वो बातचीत जो है वो चल रही है। तो इस पूरे परिप्रेक्ष्य में ये विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, तो आप पूरे चुनाव को किस तरीके से देखते हैं, वो आप बताएं। आमतौर पर हम लोग जब शुरुआत करते हैं तो फिर शुरू करते हैं कि बचपन कहाँ बीता आपका, शिक्षा कहाँ पर हुई, कौन से लोग आपके हैं जिन्होंने आपको प्रभावित करने का काम किया, कौन सी किताबों ने प्रभावित किया, कौन सी व्यक्तित्व हैं जिन्होंने आपको प्रभावित किया, क्या क्या किन किन पदों पे रहे, ये सब बातें आपसे तिवारी जी करेंगे। बस मैंने सोचा कि मैं जो कंटेम्प्रेरी जो आज का इश्यू है उसके ऊपर आपसे बात कर लूं। माननीय जगदीश चतुर्वेदी जी, मैं एक पहली बात ये कहना चाहता हूं कि इस बार का जो उत्तर प्रदेश का चुनाव है वो उत्तर प्रदेश की जनता बनाम मोदी के खिलाफ है। उत्तर प्रदेश की जनता एक तरफ है और नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार और योगी और उनकी सरकार एक तरफ है। और एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि इस बार का जो चुनाव है उत्तर प्रदेश का, वो सांप्रदायिकता बनाम लोकतंत्र की लड़ाई है। ये सिर्फ दलों की लड़ाई नहीं है। दलों की लड़ाई के बीच में इसे बांटने की कोशिश की जा रही है, जो कि इसे देखना गलत होगा। उत्तर प्रदेश में सिर्फ सरकार दांव पर नहीं लगी हुई, हार जीत दांव पर नहीं लगी हुई, बल्कि लोकतंत्र दांव पर लगा हुआ है कि भविष्य में लोकतंत्र रहेगा या जाएगा। इसलिए मुझे जो लगता है वो ये कि जो मेरी जो अपनी बातचीत से जो मुझे फीलिंग मिली है लोगों से,
कि उत्तर प्रदेश की जनता निश्चय कर चुकी है कि वो किसी भी कॉस्ट पर भाजपा की उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं बनने देगी। दूसरी चीज जो मुझे लग रही है, जो कि तेवर दिखाई दे रहे हैं लोगों के, और खासतौर पर भाजपा के जो तेवर दिखाई दे रहे हैं, भाजपा जो है वो वायलेंस और पैसा और शराब, इन तीन का बहुत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करके इस चुनाव को जीतना चाहती है। आप एक चीज नोटिस करेंगे कि उत्तर प्रदेश अकेला ऐसा राज्य है जिसमें कि अभी तक काला धन पकड़ में नहीं आया है। कम से कम 30,000 करोड़ से ऊपर रुपया इस इलेक्शन में खर्च हो रहा है। सबको मालूम है कि काला धन सबसे ज्यादा बीजेपी के पास है। अगर आप अभी तक का जो रिकॉर्ड देखें इलेक्शन कमीशन का, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के और इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड को देख के आपको यह महसूस होगा कि उत्तर प्रदेश का चुनाव तो बिल्कुल ईमानदारी से और पत्र पुष्प के साथ हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। तो ये खुली, जिसे कहे कि पूंजी जो नीचे बेशुमार पानी की तरह बहाई जा रही है, किस लिए बहाई जा रही है? लोकतंत्र को नष्ट करने के लिए। और ये चीज साधारण जनता धीरे धीरे समझ रही है, और यही एक आशा की किरण दिखाई दे रही है कि ये जो लोग सोच रहे हैं कि हम मनुस्मृति बनाएंगे, धर्म संसद चलाएंगे, अरे भाई धर्म संसद के लिए वो एक सामान्य सा पहले अपना एक दफ्तर ही बना लें। वो चाहे नागपुर में बना ले चाहे दिल्ली में बना ले, एक अच्छा सा दफ्तर बनाएं जिसमें सारे ये मठाधीश रहा करें। ये हिंदुस्तान में हिंदू धर्म का सबसे बड़ा दुरुपयोग का एक नमूना है। हिंदुस्तान के जो धार्मिक लोग रहे हैं, हिंदुस्तान के जो संत महंत रहे हैं, उनका रिकॉर्ड रहा है कि वे स्वाधीनता की लड़ाई में उन्होंने भाग लिया था, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है पिछले कई दशक से, खासतौर पर बाबरी मस्जिद विध्वंस के आंदोलन के समय से, कि जो हिंदू संत महंत हैं उनका एक ग्रुप वो खुल्लम खुल्ला सांप्रदायिकता के साथ खड़ा हुआ है। और ये हिंदू धर्म की जो लोकतांत्रिक मर्यादाएं हैं, उदार परंपराएं हैं, सर्वधर्म समभाव की जो परंपरा है, उसका एकदम अस्वीकार है। वो किसी भी संप्रदाय के मानने वाले हो सकते हैं, वो किसी गुरु के चेले हो सकते हैं, लेकिन मनुस्मृति को भक्ति आंदोलन के सारे कवियों ने, सारे लेखकों ने, हमारे नवजागरण के सारे पुरोधाओं ने, हमारे संविधान निर्माताओं ने एक सिरे से ठुकराया। पहली चीज। दूसरी चीज जिसका कि वो प्रचार कर रहे हैं, वो ये प्रचार कर रहे हैं कि हिंदुस्तान का हिंदू धर्म का मतलब है सनातन हिंदू धर्म। और आप याद रखिए, राजा राममोहन राय और दूसरे लोग, इसमें अंबेडकर भी शामिल है, ज्योतिबा फुले भी शामिल है, सब लोगों ने मिलकर, यहां तक कि दयानंद सरस्वती भी शामिल है, विवेकानंद भी शामिल है, इन सब लोगों ने मिलकर हिंदू, सनातन हिंदू धर्म की मान्यताओं, रीति रिवाजों और उसकी जो कोर है मनुस्मृति, इसका जम के विरोध किया। और यही वह जगह है जहां से कि उन लोगों को भी जो कि हिंदू हैं, उन्हें यह बात समझनी होगी और उन लोगों के साथ जाना होगा जो कि हिंदुस्तान को और लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं। लोकतंत्र के जाने का मतलब यह है कि अभी आप एक चीज जान लीजिए, अभी जितने करीब 80 करोड़ के करीब लोग बेरोजगार हुए हैं, लोकतंत्र के जाने का मतलब यह है कि आप तय मान लीजिए अगले 2-3 साल में अगर ये बीजेपी यूपी में चुनाव जीतती है तो तय मान लीजिए कम से कम और 10 करोड़ लोग बेरोजगार होंगे और कंगाली बढ़ेगी और जगह जगह अकाल और भुखमरी की समस्याएं आएंगी। अभी तो नरेंद्र मोदी के जमाने में तो लगातार महामारी आ रही है। ये महामारी का फिनोमेना सिर्फ ब्रिटिश पीरियड में देखा गया था और ये महामारी का कंटिन्यूअस फिनोमेना अब हम नरेंद्र मोदी के जमाने में देख रहे हैं। और ये अपने आप में समझने वाली चीज है। लोग समझ रहे हैं इस बात को, लोग सारे बंधन तोड़ के निकल रहे हैं और ठीक वही चीज बन रही है। आप याद कीजिए 1918 में जिस तरह से महात्मा गांधी के समय देश में बड़े पैमाने पर महामारी पैदा हुई थी और प्रथम असहयोग आंदोलन पैदा हुआ था। मैं आपको बता रहा हूं कि ये महामारी के प्रसंग को सत्ता के प्रसंग में बदलना चाहते हैं, लेकिन नीचे जनता के आंदोलन इसे जनतंत्र की रक्षा के प्रसंग और संदर्भ में बदलेंगे। जनता के आंदोलन बढ़ेंगे। बिना इसके अलावा लोकतंत्र को बचाने का कोई रास्ता नहीं है। उसकी पहली सीढ़ी है
कि विधानसभा से भाजपा को बेदखल किया जाए। फिलहाल मैं इस पे इतना ही बोलना चाहूंगा। मैं बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तिवारी से आग्रह करूंगा कि वो इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। राइट हैंड पर धन्यवाद सर। आपके व्यक्तित्व से, आपके कृतित्व से हम सारे लोग परिचित हैं, लेकिन कोई भी व्यक्तित्व एक दिन में नहीं बनता है। व्यक्तित्व निर्माण में जाहिर सी बात है, आदमी के पैदा होने से लेकर के और क्रमशः जो विकास होता है, हमारे दर्शक कुछ विकास क्रम को जरा समझना चाहेंगे आपसे कि आप कहाँ पैदा हुए, कैसा पैदा हुए, और आपकी जो शिक्षा, आपकी शिक्षा यात्रा कैसी रही, उसके बारे में जरा हम लोग जानना चाहेंगे। पहली तो ये कि मेरा जन्म जो है वो एकदम खांटी सनातनी हिंदू परिवार में हुआ, और मैं जिस परिवार में पैदा हुआ वो परिवार शाक्तों का परिवार था, जहाँ शक्ति की उपासना और खासतौर पर महात्रिपुर सुंदरी की उपासना की परंपरा थी, और हमारे यहाँ देवी की उपासना की परंपरा रही है। और स्वभाव से हमारा पूरा परिवार शक्ति परंपरा के नियमों और कर्तव्यों का पालन करता रहा है। तो संस्कार में मुझे हिंदू धर्म की जो बेहतरीन जो मान्यताएं थी और मूल्य थे वो मुझे मिले। मथुरा में मेरा जन्म हुआ, और मथुरा में भी वो बिल्कुल एकदम यमुना किनारे एक ऐसी जगह जन्म हुआ जहां किसी जमाने में स्वामी ब्रजानंद सरस्वती, जो दयानंद सरस्वती के गुरु थे, वो आके रहे। और मुझे संयोग से आरंभ में प्राइमरी एजुकेशन के बाद में सिर्फ संस्कृत के विद्वानों से पढ़ने का मौका मिला। मेरी जो शिक्षा थी पूरी की पूरी वो संस्कृत मीडियम से थी, और प्रथमा से लेकर आचार्य तक एक रेगुलर विद्यार्थी के तौर पर मैं संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, जो पहले वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता था, बाद में वो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय बना, मैं उसका रेगुलर विद्यार्थी रहा। और मैंने वेदों का भी अध्ययन किया, बाकायदा गुरुमुख, सामवेद भी पढ़े, ऋग्वेद भी पढ़े, यजुर्वेद भी पढ़े, और साहित्य, व्याकरण, दर्शन, इनका मैंने जो इस क्षेत्र के जो सबसे अच्छे विद्वान थे, मतलब आप इससे समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के बाद जिस कॉलेज में मैं पढ़ता था, माथुर चतुर्वेद संस्कृत महाविद्यालय, वो अकेला महाविद्यालय था जिसमें सभी विषयों के बड़े विद्वान थे। और इसमें मेरा जो स्पेशलाइजेशन था, क्योंकि वहाँ संस्कृत में स्पेशलाइजेशन के हिसाब से पढ़ाई होती है, जैसे अंग्रेजी में होती है, क्या फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, बायोलॉजी से, कॉमर्स से, तो मैंने अपने लिए गणित, जिसे सिद्धांत ज्योतिष कहते हैं, मैंने गणित को अपना प्रिय विषय बनाया। और ये गणित में मेरे संयोग से सबसे अच्छे नंबर आते रहे। मैं अपने यूनिवर्सिटी में टॉपर रहा, हमेशा टॉपर रहा। और अब ये संयोग समझिए कि मैं संस्कृत के विद्वानों में था, और संस्कृत के विद्वानों में रहते हुए मुझे समाजवादी साहित्य पढ़ने का मौका जिससे मिला, वो व्यक्ति आरएसएस का था, और मेरा एक टीचर था हिंदी का, नाम था मथुरानाथ चतुर्वेदी, और वो आरएसएस के टॉप लीडर थे मथुरा के, और वे जनसंघ के अध्यक्ष थे, जिला अध्यक्ष थे, वे वहां की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के भी अध्यक्ष थे। लेकिन वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मॉडर्न लिटरेचर से मेरा परिचय कराया। और मेरा जो स्वभाव था, मैं ज्योतिष बहुत अच्छी जानता हूं, आज भी जानता हूं, क्योंकि मैंने ज्योतिष के जितने भी स्कूल हैं उनकी बहुत अच्छे ढंग से मैंने पढ़ाई लिखाई की, और मैंने टॉप किया था यूनिवर्सिटी में। इसके बावजूद मैंने निर्णय लिया कि मुझे पंडिताई नहीं करनी, मुझे ज्योतिष का काम नहीं करना, और मैं अपना एरिया बदलूंगा। और यही वह जगह थी जहां से कि मैंने उसे छोड़ा। लेकिन मैंने संस्कृत को नहीं छोड़ा। मैंने संस्कृत में जो सीखा था, जो ज्योतिष में जो सीखा था, ज्योतिष के गणित शास्त्र में जो सीखा था, वहाँ एक प्रचलित धारणा थी, मैंने ये लोग सोच सकते हैं ऐसा कि अरे अब तो ये ज्योतिषी भी और मार्क्सवादी भी हैं, ये कैसा संयोग है। संस्कृत अमूमन सर देखा जाता है कि अपने संस्कृत विश्वविद्यालय के बच्चे को मान के चलाया जाता है कि तुम भी पंडित होंगे और कुत्ता बाँचते होंगे और
अपना कथा वार्ता कहते होंगे। नहीं नहीं, लेकिन वही संस्कृत विश्वविद्यालय में हमने देखा, एक हमारे राधेश्याम द्विवेदी जी थे, अपने बलदेव उपाध्याय थे, अपने बौद्ध दर्शन के, इस तरह के हर तरीके से अछूत माने जाते थे। उनको एक अजीब दृष्टि से वहां देखा जाता है कि ये कहाँ से आदमी आ गया। तो आपके ऊपर ऐसे किसी आदमी का प्रभाव पड़ा? जैसा मैं देखा कि अब संस्कृत विश्वविद्यालय से निकलने के बाद आपकी शिक्षा यात्रा कहाँ कैसे बढ़ी? मैं मथुरा में इमरजेंसी में मैंने कम्युनिस्ट पार्टी ज्वाइन की। जिस समय लोग कम्युनिस्ट पार्टी के तरफ नहीं आते, शहर में कुल 12 मेंबर थे, उनमें से संयोग से एक मैं था। और वियतनाम आजाद हुआ था और वियतनाम की आजादी के घटना से मैं बहुत प्रभावित था। मैं वैसे प्रभावित शुरू में जयप्रकाश नारायण और इंदिरा गांधी से भी था, लेकिन वियतनाम की आजादी की घटना ने बहुत गहरा असर मेरे व्यक्तित्व पर डाला और उसकी वजह से मुझे लगा कि कोई चीज है कम्युनिस्टों में, कोई चीज है मार्क्सवाद में, कि इतनी भयानक बमबारी के बावजूद, वियतनाम को पूरा तबाह करने के बावजूद जनता ने अमेरिकी साम्राज्यवाद को हरा दिया। और यह वह चीज थी जिसने कि मार्क्सवाद की तरफ आकर्षित किया। और यह घटना घटी कब? मथुरा में रहते हुए, उस संस्कृत पाठशाला में पढ़ते हुए। मैं वियतनाम का नाम नहीं जानता था। सीपीआई के एक हमारे मित्र थे, शिवदत्त चतुर्वेदी, वो मुझे वैसे ही उन्होंने परिचय किया। और मैं उस समय, संयोग की बात यह थी कि मैं माथुर चतुर्वेदी संस्कृत महाविद्यालय की स्टूडेंट्स यूनियन का जनरल सेक्रेटरी था। और वो इलेक्शन इमरजेंसी में, सारे उत्तर प्रदेश में इलेक्शन बैन थे छात्र संघ के, उस आदेश का उल्लंघन करते हुए हमारे यहाँ वो छात्र संघ का चुनाव हुआ और हम पदाधिकारी चुने गए। तो वे हमें बुलाने चले आए कि भाई आप जरूर हमारे यहाँ आइए। तो मैंने जब पहली बार वियतनाम के युद्ध के बारे में सुना तो उसका गहरा असर, इतना ज्यादा गहरा असर पड़ा कि मैं अभी तक उस असर से निकला नहीं हूं। निहत्ती जनता साम्राज्यवाद को पछाड़ सकती है, यह चीज मुझे पहली बार, मार्क्सवाद की प्रेरणा कितनी ताकतवर होती है, यह चीज मुझे वहां सीखने को मिली। और अब संयोग देखिए, इमरजेंसी में जिस समय के लोग मार्क्सवाद की तरफ छोड़िए, कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ छोड़िए, राजनीति से दूर भाग रहे थे, मेरी रुचि हुई कि मुझे राजनीति में भाग लेना चाहिए। और ये स्टार्टिंग पॉइंट, मैंने मार्क्सवाद की कोई किताब नहीं पढ़ी थी उस समय तक। मैं पुराण पढ़ता था, मैं स्मृतियों को पढ़ता था, मैं वेद के भाष्य पढ़ता था, और मेरे घर में वो सारी तंत्र की किताबें होती थी जिन्हें लोग पढ़ के कर्मकांड करते हैं और अंधविश्वास फैलाते हैं। लेकिन मैंने इन प्रिंसिपल मैंने ये काम नहीं किया। मेरे पिता से मेरी जब बातचीत होती थी तो मैं कहता था कि मैं पढ़ तो रहा हूं संस्कृत, लेकिन मैं ये काम नहीं करूंगा। तो मैंने कभी अपने जीवन में, मैं पंडित परिवार में पैदा हुआ, मेरे यहाँ अभी भी 3 मंदिर हैं, लेकिन मैंने किसी से दक्षिणा नहीं ली, मैंने कभी किसी से दान नहीं लिया। आप सर संस्कृत विश्वविद्यालय मुख्य परिषद के विद्यार्थी नहीं रहे? नहीं, मैं संस्कृत विश्वविद्यालय में मैं तो अपने इंडिपेंडेंटली में जीता था इलेक्शन। संस्कृत विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव लड़े थे? वहां माथुर चतुर्वेद संस्कृत महाविद्यालय में यूनियन थी, अभी भी यूनियन है। अच्छा, और उसका एनुअल, हाँ, वहां एनुअल इलेक्शन होता है उन विद्यार्थियों में। जी। और वहां नियम था, एक और भी चीज है, बहुत मजेदार चीज है, वहां नियम था कि शास्त्री का जो विद्यार्थी होता था वही जनरल सेक्रेटरी होता था, जो आचार्य का विद्यार्थी होता था वो सभापति होता था। मैं जिस समय सेक्रेटरी बना उस समय मैं 11 का विद्यार्थी था। नियम तोड़ के, यानी पूर्व मध्यमा मैं करके चुका था और मैं उत्तर मध्यमा के प्रथम वर्ष में मैं आया था। तो ये भी एक विरल घटना थी और उसकी भी एक दिलचस्प कहानी मैं आपको सुनाना चाहता हूं कि ये तय हो गया कि इलेक्शन होना है, तो मैंने अपनी स्वेच्छा से तय किया कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा। अब मेरी समझ में नहीं आया कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा, तो मैं लड़ूंगा कैसे, क्योंकि वहां सब ब्राह्मण बालक पढ़ते थे, बड़ी मुश्किल थी। तो मैंने सबको प्रलोभन दिया कि तुम मुझे जिताओ तो मैं तुमको सबको 4-4 पेड़ा खिलाऊंगा।
तो मेरे घर पे जो है वो मंदिर था और मंदिर में संडे को कुछ प्रसाद आता था। तो मैंने अपनी दादी से कहा कि इस बार संडे में जो प्रसाद आए वो आप बांटना मत किसी को, वो रखना, मुझे जरूरत पड़ेगी। सोमवार को चुनाव था, मैं संडे को जो प्रसाद आया था वो सारा ले गया और मैंने सारे विद्यार्थियों में 4-4 पेड़ा बांट दिए और जब वोट पड़े तो मैं जीत गया। तो वहां जो व्याकरण के विभागाध्यक्ष थे बलदेव चतुर्वेदी, बहुत बड़े विद्वान थे व्याकरण के, उनके लिए मिस्ट्री थी कि ये 11 का विद्यार्थी, उत्तर मध्य प्रथम वर्ष का विद्यार्थी ये चुनाव कैसे जीत गया। तो उन्होंने पूछा मुझसे, मैंने कहा देखिए इसमें मेरा कोई गुण नहीं है, ये पेड़े की करामात है, ये पेड़े की वजह से इन सब लोगों ने मुझे वोट दिया है। लेकिन उससे मेरा काम ये हुआ, एक सेकंड में आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूं। संस्कृत पाठशाला में लाइब्रेरी थी लेकिन लाइब्रेरी खुलती नहीं थी। संस्कृत पाठशाला में खेल का सामान था लेकिन बच्चे खेलते नहीं थे, क्योंकि उन्हें तो फुर्सत मिले पंडिताई से तब ना वो खेलेंगे। तो पहली बार यह हुआ कि वो लाइब्रेरी को हमने परसुएट करके खुलवाया जिससे विद्यार्थी किताबें पढ़ें, क्योंकि असल लड़ाई ज्ञान की किताबों में है, पंडितों में नहीं है। और दूसरी चीज जो हुई, जो संस्कृत पाठशाला के लिए विरल थी, आज भी विरल है, संस्कृत पाठशाला के विद्यार्थी बैडमिंटन और क्रिकेट खेलने लगे, जो कि मंत्र बोलने के लिए, वो कर्मकांड कराने के लिए जाते थे, वे अपना वो टाइम खर्च न करके, वो पंडिताई में टाइम न खर्च करके वो क्रिकेट पर टाइम खर्च करने लगे। और ये एक मेजर शिफ्ट था हैबिट में। और ये शिफ्ट इसलिए भी कर पाया क्योंकि मेरे शिक्षकों ने मेरी बात मानी, क्योंकि मैं बहुत ही जैसे कहें कि धर्मनिष्ठ जो है मैं छात्र था, मैं धर्म की आलोचना नहीं करता था। हाँ, एक चीज और थी, मैं शुरू से ही जो बहुत सारी जो बुराइयां हैं जीवन में, उनकी आलोचना हमने अपने अनुभव से सीखी थी। तो वो शिक्षकों को भी मालूम था, तो शिक्षक इस बात को इनकरेज करते थे कि हमारे यहाँ कोई ऐसा विद्यार्थी आया है जो कि रूढ़ियों को नहीं मानता। उसका एक छोटा सा कहानी बता रहा हूं मैं आपको, बहुत ही मजेदार कहानी है। एक शिक्षक थे हमारे, वो शास्त्री में अभिज्ञान शाकुंतलम कोर्स में था, बहुत शानदार किताब है वो, कालिदास की। उन्होंने नियम बना रखा था कि वो सिर्फ शादीशुदा लड़कों को पढ़ाएंगे, वो अनमैरिड लड़कों को अभिज्ञान शाकुंतलम नहीं पढ़ाएंगे। अब हमारी बड़ी मुश्किल कि हम शास्त्री प्रथम वर्ष में आ गए, लेकिन हमारी तो शादी हुई नहीं थी और हमारे साथ और भी जो लड़के थे उनकी भी शादी नहीं हुई थी। तो मैं बाजार में सब्जी लेने जाता था, तो वहां सब्जी मंडी में एक लड़का था जिससे मैं सब्जी खरीदता था। तो मैंने उस लड़के से पूछा कि भाई तू ये बता कि तू कितनी क्लास पास है? तो उसने कहा 12वीं पास हूं। तो मैंने कहा तुझे शास्त्री में भर्ती कराते हैं। तो बोला मेरे किस काम आएगी? अरे मैंने कहा तेरे काम क्या आएगी बाद में सोचना, पहले तू दाखला ले ले। अच्छा, वो जाति से जाटप था। अब मातृ चतुर्वेद में, वो भी संस्कृत पाठशाला में, एक किसी चमार को भर्ती कराना सबसे जटिल काम था। तो मैंने कहा कि देख ऐसा काम कर, तू अपना नाम जो है उसके जाटप मत लिख, तू आर्य लिख। अब मैं लाया उसे, मैंने भर्ती करा दिया, उसका दाखला हो गया। अब वो शादीशुदा था, उसके 2 बच्चे थे। उसकी ब्यूटी ये थी कि वो 12 पास था, उस शादीशुदा था, 2 बच्चे थे। वो क्लास में अंदर बैठता था और हम खिड़की के बाहर खड़े होके क्लास सुनते थे, आप समझिएगा। लेकिन हमने एक तोड़ निकाल लिया। अच्छा, वो देखते ही देखते वो जाटव लड़का मातृ चतुर्वेद विद्यालय से शास्त्री हुआ, आचार्य हुआ। और जब वो आचार्य हो गया तब पूरे विद्यालय को मालूम पड़ा ये तो चमार था। अब बड़ा हंगामा, सारे लोग मेरे ऊपर बड़े नाराज कि तुम हत्या की जड़ हो। अच्छा, इसी बीच में उसने क्या किया, उसने अपने पूरे परिवार को संस्कृत पढ़वाई। लेकिन मेरे जो बढ़िया टीचर थे, वो सारे टीचरों ने कहा कि इसने बहुत बढ़िया काम किया, हमारे हम तो जानते ही नहीं थे कि कोई जाटव हमारे यहां संस्कृत पढ़ने आएगा। अब सोचिए, हम मजबूर थे अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ने के लिए, विकल्प खोज रहे थे। सहारा कहां से मिला? एक गरीब लड़के से। तो ये चीज जो है ना, ये जो जिसे हम लोग कहते हैं विकल्पों की खोज जीवन में, ये आदत मुझे उस संस्कृत पाठशाला से ही मिली।
अच्छा सर, अमूमन देखा जाता है संस्कृत पाठशाला से निकलने वाला बच्चा जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी तक की सफर कैसे तय किया? हमको लगता है कि वो समय पीरियड रहा होगा, पता नहीं आपको अंदाजा है कि रुस्तम सैठी उस समय हमारे बनारस में बहुत ही पॉपुलर नेता हुआ करते थे कम्युनिस्ट पार्टी के, वैसे की घूम घूम के क्लास करते थे, गली गली मोहल्ले मोहल्ले, खास के काशी विश्वविद्यालय क्षेत्र और संस्कृत यूनिवर्सिटी में उनकी बड़ी सक्रियता थी रुस्तम सैठी साहब की। तो क्या मैंने आपकी यात्रा कैसे संस्कृत विद्यालय से निकल करके सीधे आप जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय तक कैसे पहुंचे? अब मैं जब सिद्धांत ज्योतिष से आचार्य हो गया था तो मेरे पास में नौकरी की समस्या नहीं थी, नौकरी मुझे मिल सकती थी, लेकिन मैंने तय किया कि मैं ज्योतिष का काम नहीं करूंगा और ज्योतिष नहीं पढ़ाऊंगा। तो एक ही काम कर सकता था, क्योंकि शास्त्री तक मेरे पास हिंदी थी तो मैं हिंदी में एमए कर सकता था। तो ऑप्शन ये था कि पार्टी के लोगों का दबाव ये था कि मैं एसएफआई का सेक्रेटरी भी था उस समय मथुरा में, तो उनका दबाव ये था कि मथुरा मत छोड़ो। मैं बहुत एक्टिव था, सारे लोग बहुत प्यार करते थे मुझे, लेकिन मेरी मुसीबत ये थी कि मेरी जो दिमागी खुराक थी वो मुझे मथुरा में मिल नहीं रही थी। आप ये सोचिए कि मैंने बिना जिसको कि मैं आपसे बाद में शेयर करूंगा, मैंने जबरदस्ती जेएनयू में अप्लाई कर दिया और मैं घर में किसी को बताया नहीं। मैंने पिता से झूठ बोला, जब टेस्ट था तो पिता से झूठ बोला कि मैं गोवर्धन की परिक्रमा देने जा रहा हूं, तो मुझे 25 रुपए दे दीजिए जिससे कि मैं वहां से प्रसाद चढ़ा के लेके आऊंगा। तो मेरे पिता बड़े खुश हुए कि लड़के में अचानक गोवर्धन, मैं आज तक गोवर्धन नहीं गया, मेरी 64-65 साल की उम्र हो गई है, मैं गोवर्धन आज तक नहीं गया। अब मैं पैसेंजर ट्रेन से बैठा, मैं जेएनयू गया, जेएनयू में किसी को नहीं जानता था। एक मेरे पास में एक लड़के का परिचय था जो वहाँ पढ़ते, पहले से मथुरा से गया हुआ था, उसका परिचय था। मैं गया, मैंने चुपचाप टेस्ट दिया, टेस्ट में बाई चांस की बात कि मैं पास हो गया और अच्छे नंबर से पास हो गया। तो मालूम पड़ा कि शाम को ही कि कल ही से इंटरव्यू होंगे एमए के दाखिले के इंटरव्यू होते थे पहले जेएनयू में। तो नामवर सिंह, केदारनाथ सिंह, प्रोफेसर मोहम्मद हसन, जैड हसन और बहुत सारे अच्छे लोग थे, बहुत बड़े उर्दू हिंदी के विद्वान थे जिनका के वो डिपार्टमेंट था पूरा। अब मेरा इंटरव्यू हुआ था 1 घंटा, मैं पहला विद्यार्थी हूं जेएनयू की हिस्ट्री में जिसका के 1 घंटा एमए में दाखिले के लिए इंटरव्यू हुआ। नामवर जी बड़े खुश थे कि संस्कृत की बैकग्राउंड से एक लड़का आया है पहली बार, क्योंकि हजारी साहब द्विवेदी सिद्धांत ज्योतिष से आचार्य करके हिंदी में आए थे और उसके बाद दूसरा नंबर मेरा है। उसके पहले एक ही व्यक्ति था जो कि ज्योतिष से हिंदी में आया था, वो थे चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो ले दे के हम तीसरे व्यक्ति थे जो कि इस परंपरा में आए थे। तो वो बहुत खुश थे कि संस्कृत बैकग्राउंड से, और जेएनयू में किसी ने आज तक संस्कृत बैकग्राउंड वाले ने दाखिला नहीं लिया मेरे अलावा। संस्कृत विभाग अब खुला है तो वो वहां इसकी वजह से दाखिले होते हैं, लेकिन पहले कोई दाखिला नहीं हुआ था। तो नामवर जी ने मुझसे एक बात पूछी, बोले कि भाई ये बात बताओ, तुम जिस शहर से आते हो उस शहर में कोई लाइब्रेरी नहीं है और लगातार राहुल सांकृत्यायन, प्रेमचंद, यशपाल, प्रगतिशील लेखक आंदोलन, इस पर केंद्रित एमए में सवाल थे इंटरव्यू में। संयोग की बात यह थी कि मैंने जो उपलब्ध था हिंदी में उस समय, मैंने राहुल सांकृत्यायन को बहुत अच्छे तरह से पढ़ा था, प्रेमचंद को पढ़ा था, तो मेरे अंदर तो एक कॉन्फिडेंस था कि मैंने पढ़ा है और वो काम आ गया। तो मैंने उनसे बहुत साफ कहा कि सर मैं तो मांग मांग के पढ़ता रहा हूँ, संस्कृत पाठशाला में तो किताब होती ही नहीं है। अच्छा, वो जानते थे क्योंकि वो बनारस से आए थे, उनको संस्कृत की बैकग्राउंड का पता था, तो उनके लिए मिस्ट्री थी कि ये लड़का इस तरह से सारे प्रगतिशील आंदोलन के बारे में। और हाँ, मैंने सिर्फ छुपाया ये कि मैं एसएफआई का सेक्रेटरी हूँ, क्योंकि वो इस चीज को पसंद नहीं करते थे। दूसरी एक चीज मैंने छुपाई कि मैं मथुरा में रहता हूं। मैंने कहा मथुरा में मेरा जन्म हुआ है लेकिन रहता मैं बनारस में हूं। कारण यह कि वो मथुरा में रहने की वजह से मेरा दाखिला नहीं होता। मैं आपको सच बताऊं, मैं इंटरव्यू देके निकल आया था, निकल दरवाजे पर ही था कि नामवर जी ने फिर दोबारा बुलाया, बोले बेटा 1 मिनट के लिए फिर आओ। जो मेरे एक शिक्षक थे प्रोफेसर चिंतामणि, उन्होंने खोज के निकाला, बोले सर ये पढ़ा मथुरा में है, इसकी सारी शिक्षा मथुरा में हुई, लेकिन इसने एड्रेस पूरन पट्टी चौबेपुर बनारस का दिया हुआ है। वो मेरे शिक्षक थे ज्योतिष के, उनके घर का दिया हुआ था मैंने। तो बोले कि ये बड़ा विचित्र सा मामला लग रहा है।
तो नामवर जी ने कहा, भाई तुम मथुरा में पढ़े हो, रहे हो, लेकिन तुम ये पूरन पट्टी चौबेपुर का एड्रेस दिए, तुम बनारस गए हो? मैंने कहा हाँ मैं सर, मैं तो वहीं रहता हूँ गर्मियों की छुट्टियों में, और जाड़े की छुट्टियां जो होती हैं। अच्छा, मैं बनारस आज तक नहीं गया, आपको जान के आश्चर्य होगा। मैंने कहा हाँ सर मैं वहीं रहता हूँ। तो मैं जो है बनारस में सीपीआई के एक नेता थे, एमएलए थे, उनका नाम जानता था मैं खाली। उदल, शायद जहां तक मुझे मोटा सा याद है, उदल सीपीआई की, हाँ सीपीआई के विधायक थे। हाँ, तो वो मैं नाम याद था मुझे खाली। तो मैंने कहा मैं तो जानता हूँ जी, ऐसा कुछ नहीं है। और तो उन्होंने कहा कि ये कैसे संभव है कि तुम पढ़ते मथुरा में और रहते जो है, जब छुट्टी होती है वहाँ, ऐसा क्यों? तो मैंने एक झूठी कहानी बनाई, क्योंकि मेरे सर्वाइवल का क्वेश्चन था ये। मैंने झूठी कहानी बनाई, सर मेरे माँ मर गई, और ये सच था कि मेरी माँ मर चुकी थी, लेकिन मैं झूठी कहानी उसमें ये बनाई कि मेरे पिता ने दूसरी शादी कर ली और उसकी वजह से मुझे घर से निकाल दिया गया। तो मेरा जेएनयू में दाखिला हो गया बड़े मजेदार ढंग से। बनारस सिंह भी सीपीआई से चुनाव लड़ चुके थे चंदौली से, और वो सीपीआई के वर्कर थे और एक तरीके से होल टाइमर थे। और बनारस से अजय भोन वो आए थे, तो पार्टी के काम से आए थे, कैंटीन में काम करने के लिए आए थे, तो पूरे उस परिदृश्य से परिचित थे। तो सर आप वहां से निकल करके और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में आपने दाखिला लिया, और वहाँ संभवतः आप एसएफआई से आप वहाँ चुनाव लड़े थे। मैं एसएफआई का वहाँ प्रेसिडेंट रहा 4 साल, और दिल्ली का मैं 5 साल तक उपाध्यक्ष रहा मैं एसएफआई का, और एसएफआई का मैं एक्टिव मेंबर था, और मैं सीपीएम से भी जुड़ा था। और संयोग की बात थी कि मैं एक वोट से पहले काउंसिलर का इलेक्शन जीता, एक वोट से, और वो जेएनयू के लिए विलक्षण घटना थी, क्योंकि मैं आज भी अंग्रेजी नहीं जानता। और ये बात जेएनयू के लिए उस समय थोड़ी सी दुर्लभ चीज थी, क्योंकि जेएनयू में जो लोग होते थे, सॉरी, हेलो जी, जेएनयू में उस समय जो लोग होते थे, वो एक सेकेंड, उस समय हालत ये थी कि वो अंग्रेजी के अलावा दूसरी भाषा वालों को प्रेफरेंस नहीं देते थे। और मेरे बारे में ये सब लोग जानते थे कि मैं अंग्रेजी नहीं जानता, क्योंकि मैं तो संस्कृत मीडियम से पढ़ के आया था। और संस्कृत मीडियम से पढ़ के आने वाला व्यक्ति बिल्कुल पहली बार जीते, और वो भी एक वोट से मैं जीता था, और बस उसके बाद में मैंने पलट के पीछे नहीं देखा। तो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में तो जैसे वामपंथी आंदोलन के लिए मशहूर है, तो वहाँ ये फेडरेशन और फेडरेशन ऑफ इंडिया की शायद सीधी टक्कर हुआ करती थी, उस समय हुई थी, दोनों लोग नहीं, उस समय समाजवादी और फ्री थिंकर्स, ये दो ग्रुप थे, और एसएफआई और एआईएसएफ अलग था। आवाज से फंस रही है। मैं ये कह रहा हूं, अभी आ रही है? हाँ आप ठीक है। उस समय जेएनयू में एसएफआई और एआईएसएफ थे, और समाजवादी युवजन सभा और फ्री थिंकर्स थे। आपके माइक की आवाज आ रही है, डिस्टर्ब कर रही है वो। आवाज से फंस रही है, माइक के करीब आए। हाँ नहीं, अभी आ रही है आवाज, अभी आ रही है आवाज ठीक? हाँ ठीक। तो मैं एसएफआई की तरफ से था, और एसएफआई और एआईएसएफ का अच्छा असर था वहां, लेकिन विपक्ष में समाजवादी थे और फ्री थिंकर्स थे, जो कि एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन था जिसमें तमाम किस्म के लिबरल और रिएक्शनरी दोनों ही तरह के लोग थे।
हेलो। हाँ आ रहे हैं। हाँ तो वहाँ सारे लोग उस समय भी उस समय भी वहाँ सारे लोग वामपंथी नहीं होते थे। एक बड़ा सेक्शन था शिक्षकों का जो कि रिएक्शनरी था उस समय भी, और कंप्यूटर साइंस, लाइफ साइंस, एनवायरमेंटल साइंस, इन सब में विद्यार्थी होते थे जो एंटी लेफ्ट। और ये आश्चर्य की बात है कि जो विज्ञान के स्कूल है उनमें सब में आरएसएस की पेट थी। पहला काउंसलर आरएसएस का एबीवीपी से 1980-81 में मेरे साथ ही वो कंप्यूटर साइंस से जीता था। तो ये मिथ है बाहर के वहां लेफ्ट का गढ़ रहा है। नहीं, लेफ्ट की राजनीतिक तौर पर सक्रिय ज्यादा था, लेकिन वहां विभिन्न विचारधारा के विद्यार्थी थे। सर आपकी आवाज फंस रही है, आप मोबाइल चार्ज में लगाए हैं क्या? नहीं, मेरी आवाज नहीं, मेरी ठीक ही चल रही है। अभी आवाज ठीक है? अभी आवाज कट के आ रही है, आवाज फंस रही है। माइक को ठीक कर लेते। हेलो जी आ रही है, ठीक। अभी ठीक है? हाँ ठीक। उस समय नेहरू यूनिवर्सिटी में बड़े ही संख्या में ऐसे विद्यार्थी थे जो लेफ्ट नहीं थे। मतलब मैं ये बात आपके इसलिए कह रहा हूं कि करीब 3,500 विद्यार्थी पढ़ते थे। एसएफआई एएसएफ के मिला के मुश्किल से 400 सवा 400 लोग मेंबर होते थे। ये गलत धारणा है कि, और ये मिथ मेकिंग है जो कि बहुत पहले से है कि ये लेफ्ट का गढ़ है। नहीं, लेफ्ट एक्टिव जरूर था, लेफ्ट का गढ़ नहीं है ये, पहले भी नहीं था। यहां तक कि शिक्षकों में बड़ा सेक्शन था जो कि न सीपीआई के साथ था न सीपीएम के साथ था, बल्कि वो कांग्रेस के साथ थे या फिर वो रिएक्शनरी थे। तो आपकी यात्रा से जनेवे से आप सीधे निकल करके पहली आपकी नियुक्ति कलकत्ता विश्वविद्यालय में हुई? हाँ, उस बीच में मैंने करीब 2.5-3 साल पत्रकारिता की, नौकरी खोजते हुए, क्योंकि मेरी ये दिली इच्छा थी कि मैं विश्वविद्यालय में ही पढ़ाऊंगा, मैं कॉलेज में नहीं पढ़ाऊंगा। तो मैं विश्वविद्यालयों में ही अप्लाई करता था, कॉलेज में कभी अप्लाई नहीं किया मैंने, क्योंकि मैं कॉलेज की एजुकेशन से वाकिफ ही नहीं था, क्योंकि मॉडर्न एजुकेशन से पढ़ के ही नहीं आया था मैं। तो मुझे लगा कि मैं नीचे मेरी सारी एनर्जी बेकार चली जाएगी। कोइंसिडेंट था कि कलकत्ता विश्वविद्यालय में 89 में नौकरी लग गई और मैंने पत्रकारिता छोड़ दी। मेरी जो आखिरी नौकरी थी उस समय मैं दिनमान में काम करता था, और मैंने सब पत्रकारिता छोड़ के मैंने लेक्चरशिप ज्वाइन की। निश्चित तौर पर इसका फायदा मिला मुझे, क्योंकि पढ़ने का मौका मिला और दूसरी चीजें लिखने पढ़ने का मौका मिला, जो मेरी हॉबी है। तो उस समय तो सर अपने बंगाल में वामपंथी आंदोलन बहुत मजबूत रहा होगा, तो वो आपकी राजनीतिक भूमिका क्या थी? वामपंथी आंदोलन की स्थिति ये है कि, और हमारी भूमिका की स्थिति है कि जाहिर है कि हम जब वहां गए तो हमारे लिए तो बड़े सुख की बात थी कि भाई वहां लेफ्ट फ्रंट है और 2/3 बहुमत ही मिलता था। लेकिन मेरा अनुभव थोड़ा सा अलग था, जिसे मैं बार बार कहता हूं, मैं आपसे भी शेयर करना चाहता हूं। अगर लेफ्ट फ्रंट ने और खासतौर पर माकपा ने ये ख्याल किया होता कि नीचे निहित स्वार्थी लोग किस तरह से पार्टी के स्ट्रक्चर को प्रभावित कर रहे हैं, तो ये जो अभी दुर्दशा है वो नहीं होती।
जैसे समाजवादी आंदोलन और ये वामपंथी आंदोलन के बीच एक खाई जैसी नजर आती है। आपका इस पर क्या ख्याल है? ये दोनों आंदोलन साथ मिलकर के नहीं चल सकते? नहीं चल सकते हैं। इसमें एक प्रॉब्लम यह है कि सीपीएम ने अपनी पिछली पार्टी कांग्रेस में एक निर्णय लिया जो कि बहुत खराब निर्णय था कि वो अब थर्ड फ्रंट नहीं बनाएंगे। अब वो थर्ड फ्रंट अगर नहीं बनाएंगे तो वो हिंदुस्तान में विकल्प कैसे खड़ा करेंगे? पिछली पार्टी कांग्रेस के पहले तक थर्ड फ्रंट का कॉन्सेप्ट कम्युनिस्ट पार्टी के एजेंडे का कॉन्सेप्ट था। तो कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं की गैर कांग्रेस या कांग्रेस के साथ में एक ओपन पॉलिटिकल डायलॉग था। बंगाल में ये चीज महसूस बहुत बुरी तरह से की गई ममता के आने के बाद। तब भी इन्होंने इसको नहीं समझा और वहां फिर हुआ ये कि अब लोकल चूंकि चाहते हैं इसलिए कांग्रेस से अलायंस कर लो, लोकल चूंकि चाहते हैं इसलिए तमिलनाडु में अलायंस कर लो। आप समझ रहे मेरी बात? राष्ट्रीय स्तर पर एक विकल्प कम्युनिस्ट पार्टी के कॉन्सेप्ट से गायब हो चुका है। यही वजह है कि समाजवादियों के बीच में या और दूसरे बुर्जुआ दलों के साथ में कम्युनिस्ट पार्टी की दोनों गुटों की सीपीएम सीपीआई उनके बीच में कोई डायलॉग नहीं है, कोई डायलॉग नहीं। अच्छा, अक्सर सब देखते हैं जैसे वामपंथी आंदोलन तो पूरे देश के पैमाने पर इसको विकसित करने का और पूरे राष्ट्रीय शक्ल में इसको मजबूत करने के लिए कोई पहल नहीं दिखाई पड़ती, जबकि वहीं पर समाजवादी आंदोलन भी विभिन्न प्रांतों में बहुत मजबूत अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है और सत्ता के करीब जिस तरीके से बार बार जाने की कोशिश समाजवादी लोग करते हैं, वैसे वामपंथी लोग क्यों नहीं करते? वो इसलिए नहीं करते क्योंकि अभी भी एक बड़ा सेक्शन है जो कि लोकतंत्र की शक्ति और लोकतंत्र के अंदर कैसे जनता की सेवा की जाए इसको वो एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो अभी भी महसूस नहीं करता। सेकंड चीज जिसने कि बहुत बड़ा नुकसान किया वो ये कि नंदीग्राम की जो घटना हुई, सिंगूर और नंदीग्राम की घटना ने लेफ्ट फ्रंट की पूरी इमेज एकदम ध्वस्त कर दी। आप जब 3 फसली 4 फसली जमीन कारखाने के लिए लेंगे तो आप दूसरे इलाकों में कैसे ये कह सकते हैं कि उपजाऊ जमीन खेती के लिए जो इस्तेमाल हो रही है उसे कारखाने के लिए न लिया जाए? इसने किसानों में और खासतौर पर अल्पसंख्यकों में, मैं आपसे बहुत साफ कह रहा हूं क्योंकि बहुत कट रही है। मुझे मेरे यहाँ तो ठीक ही है, लगातार ठीक है। अब तो ठीक है। हाँ नहीं है, कट रही है आवाज, बहुत कट रही है जी। वामपंथी आंदोलन ने इस बात को महसूस ही नहीं किया कि उपजाऊ जमीन कारखाने के लिए नहीं लेनी चाहिए। सिंगूर में ये बहुत महत्वपूर्ण जिसे कहें कि दृष्टिकोणगत विपर्य था। इसने बहुत दूर तक बंगाल की राजनीति और पूरे देश की राजनीति को प्रभावित किया। अल्टीमेटली जो लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट का जो निर्णय था वो सुप्रीम कोर्ट में रिजेक्ट हो गया। जो भूमि अधिग्रहण किया गया था उसे सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना, जनता ने उसे खारिज कर दिया, ममता जीती वहां। अच्छा, तो ऐसा देखने में आता है कि जैसे पहले आम चुनाव में 52 में 57 में ये कम्युनिस्ट पार्टियां मुख्य विपक्षी दल के रूप में हुआ करती थी। फिर ऐसी क्या स्थिति आ गई कि जैसे जैसे समय बीतता गया, अब जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में ही हमारा जो पूर्वांचल का इलाका है वो एक जमाने में उत्तर प्रदेश का केरल कहा जाता था। 5-5 6-6 सांसद आते थे, 22-25 हमारे विधायक वहां से आते थे। तो ऐसी क्या परिस्थिति पड़ गई कि आज की तारीख में लोग हाशिए पर आ गए हैं? देखिए, एक बहुत ही बड़ी चीज है जिसे मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, वो ये कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, अस्मिता की राजनीति जब केंद्र में आई
ये 75 में काशीराम फिनोमिना का उदय और उसके जरिए जो अस्मिता की राजनीति इमरजेंसी के बाद में तेजी से फैली, उसने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया लेफ्ट पॉलिटिक्स को। अस्मिता की राजनीति जितना जहां जहां प्रसार उसने किया है, उसने वामपंथ को कमजोर किया है। अस्मिता की राजनीति के तहत ही ये राम मंदिर आंदोलन की राजनीति आई, बसपा की राजनीति आई, और दूसरे रिजर्वेशन और एंटी रिजर्वेशन की पॉलिटिक्स आई। इसने पूरे के पूरे वर्गीय संगठनों के अंदर बहुत गहरा असर डाला। ये जो अस्मिता की राजनीति है, उसे कैसे चैलेंज किया जाए, इसकी रणनीति कम्युनिस्ट पार्टियां बना नहीं पाई। अगर अस्मिता की राजनीति की रणनीति बना पाती, जो कि मुश्किल था, तो शायद ही दुर्घटना न होती। आज भी अस्मिता के प्रश्न जब आते हैं, आप देखेंगे मार्क्सवादियों के पास में उत्तर नहीं होता, जबकि समाजवादियों के पास उत्तर होता है। समाजवादी अस्मिता की राजनीति का उत्तर एक बड़ी अस्मिता के प्रश्न खड़े करके वो लड़ते हैं। तो लेफ्ट ने तो अस्मिता की राजनीति को चुनौती नहीं दी। तो ये दलित की राजनीति, स्त्री की राजनीति और दूसरे गुटों की राजनीति जो आई, समूहों की राजनीति आई, उसने बड़े पैमाने पर कम्युनिस्ट पार्टी को और कम्युनिस्ट पार्टी के जनाधार को क्षतिग्रस्त किया। अच्छा, आज की तारीख में हम देखते हैं, जैसे अभी जो पांच राज्यों का चुनाव हो रहा है, तो कम्युनिस्ट पार्टियों की स्थिति हर जगह ये अपने आप को दावेदारी तो प्रस्तुत है इनकी, लेकिन जिस तरीके से मौजूदा दौर में सांप्रदायिकता की राजनीति और नफरत फैलाने की राजनीति जिस तरीके से हावी हुई है, और खास करके हम देखेंगे कि जो मूर्तियों के बनाने का या मंदिर और मूर्ति का जो पॉलिटिक्स शुरू हुई है, इसका कार्ड क्या कम्युनिस्टों के पास नहीं है? ये लोग और ये समाजवादी लोग भी वो कहीं न कहीं से जनता से अपने आप को जोड़ नहीं पाते हैं, और ये लोग उसमें जनता के साथ ज्यादा दायरा कर ले पा रहे हैं। इसके पीछे कैसे क्या है? इसका एक बड़ा कारण वही है जहां मैं आपसे कह रहा हूं कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स होगी तो मूर्ति पूजा होगी। तो आपने पहले ये किया कि आपने समाज सुधार का जो एजेंडा था, जो रेनेसां ने दिया था, न तो वो लेफ्ट ने अपने पास रखा, न लिबरल्स ने अपने पास रखा। समाज सुधार के एजेंडे में शामिल था मूर्ति पूजा का निषेध। तो अब मूर्ति पूजा आप राम की करें या ज्योतिबा फुले की करें, वो एक बराबर है। जब मूर्तियां ही लगानी है और मूर्तियों की पूजा करनी है, तो आप किसी की भी पूजा कर लीजिए, अम्बेडकर की कर लीजिए या सुभाष चंद्र बोस की कर लीजिए। मूर्ति पूजा स्वयं में निगेशन है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का। लेकिन यह तब संभव है जबकि आप सोशल रिफॉर्म के प्रश्न, उसमें भी धार्मिक सुधार के प्रश्न, दैनंदिन राजनीति के प्रश्न बने। आप देखेंगे ध्यान से कि फ्रीडम मूवमेंट के बाद, ये सिलसिला फ्रीडम मूवमेंट में शुरू हो चुका था, फ्रीडम मूवमेंट के बाद तो एकदम सोशल रिफॉर्म का कोई भी प्रश्न किसी भी कम्युनिस्ट पार्टी के या सोशलिस्ट पार्टी के इलेक्शन मैनिफेस्टो का हिस्सा नहीं रहा। तो आप लड़ेंगे कैसे इससे? तो कौन सी चीज उठ खड़ी हुई? जो चीज परास्त कर दी गई थी, सनातन हिंदू धर्म और उसका जो कंजर्वेटिव अनुदारवादी जो उसके मूल्य थे, जो परास्त कर दिए गए थे, वे अचानक जिंदा कर दिए गए। और जाहिर है कि जब सनातन हिंदू धर्म के नाम पर जो पूरा का पूरा प्रपंच खड़ा किया गया है, उसमें फेक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप देखेंगे फेक न्यूज, फेक विचार, फेक हिस्ट्री, फेक पॉलिटिक्स, फेक सिटीजनशिप,
ये सारी चीजें हैं। और अब उसका क्लाइमेक्स है फेक एजुकेशन। क्योंकि आपने एक बड़ी चीज अपने एजेंडे से गायब कर दी है, वो है जैसा कि कार्ल मार्क्स कहते थे कि जिन समाजों में धर्म का असर है वहां किसी भी किस्म की क्रिटिकलनेस या आलोचनात्मक विवेक पैदा करने के लिए जरूरी है कि धर्म की आलोचना विकसित की जाए। धर्म का विरोध नहीं, धर्म का निगेशन नहीं, धर्म की आलोचना, धर्म को एक विज्ञान की तरह विश्लेषित किया जाना चाहिए। तो हमारे यहाँ धर्म को धर्म के विज्ञान में कन्वर्ट करने की बजाय धार्मिकता में कन्वर्ट कर दिया गया। तो जाहिर है कि मूर्तियां तो ज्यादा से ज्यादा पैदा होंगी। दूसरी चीज जो इस बीच में घटी है, जिसका कि लोगों ने नोटिस नहीं लिया, आरएसएस ने बहुत सुनियोजित ढंग से पूरे देश में इंक्लूडिंग केरल और बंगाल हर गली के नुक्कड़ पर एक मंदिर बनाया है। हजारों लाखों मंदिर बनाए हैं। वो चाहे उसमें किसी की भी आप एक साथ मूर्तियां रख लीजिए, आप राम, रहीम, कृष्ण, करीम, जिसको चाहे रख लीजिए आप, कोई नियम नहीं है उसका, सिर्फ मंदिर होना चाहिए। तो ये हर जगह मंदिर होगा और मंदिर की मूर्ति होगी, उसमें शनि भी शामिल है, उसमें राम जी भी शामिल है, उसमें लक्ष्मण भी शामिल है, उसमें बाबा लोकनाथ भी शामिल है। आप जाइए बंगाल में, बाबा लोकनाथ का मंदिर हर जगह मिलेगा, हर गली के नुक्कड़ पे मिलेगा आपको। और उसमें 5 देवता और बैठे मिलेंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश भी बैठे मिलेंगे उसमें। तो मूर्ति कल्ट एक सुनियोजित प्लान के तहत विकसित किया गया, उन इलाकों में विकसित किया गया जहां पर के उन देवी देवताओं की कभी कहीं पूजा नहीं होती थी। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं आपको। उड़ीसा में, पूरे उड़ीसा में हनुमान के और राम के मंदिर गांव गांव पिछले 15 साल में विकसित हो गए। उड़ीसा में राम की और हनुमान की कभी पूजा ही नहीं हुई हिस्ट्री में। तो आपका जो अपोनेंट है, जिसे आपने मान लिया था कि इसे हमने खदेड़ दिया है, वो आइडियोलॉजिकल काम करता रहा। वो जगह जगह मंदिर बनाते रहे निस्वार्थ भाव से। आपने क्या किया? आपने न तो सवाल खड़े किए, न इसे रोकने का काम किया, और आपने मंदिरों में और व्यवस्था की कि हां हम इसे संरक्षण देंगे। अब देखिए क्लाइमेक्स देखिए उसका। उत्तर प्रदेश में मंदिरों के लिए बिजली फ्री है। अब आप मुझे बताइए कि मंदिर वाले जिनकी बिजली फ्री यूपी सरकार दे रही है, वो योगी के खिलाफ वोट देंगे? तो उन्होंने तो हर गली में अपना एक आइडियोलॉजिकल सेंटर खोल दिया। एक और चीज बता रहा हूं जो पिछले विधानसभा चुनाव में थी। मथुरा में प्रत्येक दुकानदार से कहा गया कि वो अपना साइन बोर्ड बदलवा ले। सारे दुकानदारों के साइन बोर्ड फ्री में बना के म्युनिसिपैलिटी ने दिए। इलेक्शन के जस्ट पहले, पोलिंग होने के 7 दिन पहले सारे शहर के बोर्ड बदल दिए गए। ये नए किस्म का करप्शन। एक तरफ मंदिरों के लिए बिजली फ्री दो, जगह जगह हर वॉकेबल रूट पर, हर गली के नुक्कड़ पर शंकर का मंदिर, हनुमान का मंदिर, राम जी का मंदिर, जिसका भी चाहो मंदिर बना दो, हम मदद दे देंगे। और इसमें बड़े पैमाने पर वे लोग शामिल हैं जो कि रिएक्शनरी हैं। तो रिएक्शनरी जो लोग हैं वे तो अपना आइडियोलॉजिकल काम कर रहे हैं। और प्रगतिशील लोगों ने क्या किया? प्रगतिशील लोगों ने अपना एजेंडा बस्ता में बांध के रख दिया। और वो एजेंडा क्या था? वो एजेंडा ये था कि हमें रिवॉल्यूशन नहीं करना, हमें समाज परिवर्तन नहीं करना, जिसे करना है वो कर ले। कम्युनिस्ट पार्टियां आज इस फेज में है। मैं बहुत फ्रैंकली कहना चाहता हूं। आपको एक मैं छोटा सा नमूना बता रहा हूं। आप देखेंगे कि आरएसएस के लोग कोई पोस्ट करते हैं तो उसको आरएसएस की विचारधारा से प्रभावित लोग अग्रसारित करते हैं, पेस्ट करते हैं, दूसरे लोगों को भेजते हैं, प्रचारित करते हैं। जो धर्मनिरपेक्ष लोग हैं, आप कोई धर्मनिरपेक्ष पोस्ट लिखिए, आपको 4 शेयर करने वाले धर्मनिरपेक्ष लोग नहीं मिलेंगे सोशल मीडिया में।
आज की स्थिति है कि धर्मनिरपेक्ष लोग और वामपंथी लोग सामाजिक तौर पर सबसे ज्यादा विभाजित हैं और आरएसएस के लोग और रिएक्शनरी लोग सबसे ज्यादा संगठित हैं। वो व्हाट्सएप ग्रुपों में भेज रहे हैं अपनी बातें, रद्दी से रद्दी चीज भेज रहे हैं, और आपके विचार, अच्छे से अच्छा विचार आपके लोग अग्रसारित नहीं कर रहे। क्यों? ये जो लिबरल है, ये जो लेफ्ट है, ये अहंकारी भी है। तो लोकतंत्र में एक तो शंका का समाधान और कीजिए कि मोदी जी खास करके गुजरात में इतने मंदिर तोड़वाते हैं, इतने विग्रह तोड़वाते हैं, उत्तर प्रदेश में आकर के मैं खास करके चर्चा करूंगा बनारस का। बनारस में इतने मंदिर तोड़े गए, इतने विग्रह तोड़े गए, और तोड़े ही नहीं गए, उन मूर्तियों को इतना अपमानित करके बालू बना करके सड़क में उनको दबा दिया गया। लेकिन उसके बावजूद उनको जो धार्मिक धर्म प्रधान इनको कहा जाता है, और जो लोग आस्थावान लोग बने, बनारस जैसी धार्मिक नगरी को आज की तारीख में घोषित तौर पर इन्होंने पर्यटन कॉरिडोर बना दिया, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के नाम पर। लेकिन फिर भी ये अपने आप को मतलब जो धर्म के प्रति आस्था के प्रति ये करने में सफल हो रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए कि वे एक कॉन्सेप्ट लेकर चल रहे हैं, हमें जगह जगह वेटिकन सिटी बनानी है। अगर धार्मिक शहर बनाए जाएंगे तो उनके किले मजबूत रहेंगे। हमारे यहाँ तो शहरों की संस्कृति, शहरों के अंदर की जो सभ्यता है, उसके बारे में लोग बहस ही नहीं करते। कल्याण सिंह के टाइम पे मथुरा में मंदिर गिराए गए और तोड़े गए घाट बनाने के नाम पर, बड़े पैमाने पर। आप जान लीजिए, मेरा अकेला परिवार था, मेरे पिता अकेले थे जिसने कल्याण सिंह सरकार के खिलाफ में, मंदिर तोड़े जाने के खिलाफ में केस किए। अभी भी चल रहे वो केस। हिंदू नहीं आए, हिंदुओं में यह चेतना नहीं है कि मंदिर तोड़े जा रहे हैं तो जाएं वो अदालत, वो कानून की मदद लें। ये जो पैरासाइट एलिमेंट है आइडियोलॉजिकली, इस पैरासाइट एलिमेंट का मोदी सबसे अधिक इस्तेमाल कर रहे हैं। धर्म तब धर्म निर्वाह करता है जब आप उसमें सक्रिय होते हैं, और जो सक्रिय होता है उसके साथ धर्म जाता है। और प्रगतिशील लोगों के लिए धर्म का एजेंडा तो एजेंडा ही नहीं है। मंदिर गिराया जा रहा है, समय खत्म होने जा रहा है, ऐसा जरूर समाधान हम जाएंगे। चुनाव प्रक्रिया चालू है, और अभी 3 दिन पहले मोदी जी ने रामानुजाचार्य के सोने की मूर्ति का उद्घाटन किया है, तो क्या उसका सीधा असर नहीं पड़ेगा हमारे चुनाव प्रक्रिया पर? चुनाव आयोग इस पर नहीं, उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। बल्कि उल्टा है। ये तो उत्तर प्रदेश की जनता को सिखाया जाना चाहिए कि रामानुजाचार्य, जिसका कि बहुत बड़ा योगदान था सनातन धर्म को, सनातन हिंदू धर्म को चुनौती देने में, बनारस के पंडितों ने रामानुजाचार्य को टिकने नहीं दिया था, रामानुजाचार्य का अपमान किया था। वह रामानुजाचार्य जो भक्ति आंदोलन का पुरोधा था, उसने लिबरेशन की बात कही थी इन दलितों की, स्त्रियों की। इसलिए ये एक चीज समझने की है कि नरेंद्र मोदी, जाहिर है कि वो अपने तरीके से उसे मोल्ड करेंगे, लेकिन हमारे यहाँ तो मुश्किल ये है कि जो प्रगतिशील है वे ही कितना जानते हैं रामानुजाचार्य के बारे में। आखिर में एक बात कहना चाहता हूं मैं आपसे। जॉर्जी दिमित्रोव ने एक बात कही थी कि फासिज्म हमारी परंपरा, धर्म, संस्कृति सब पर हमले करेगा, सबको हजम करने की कोशिश करेगा। जो मार्क्सवादी और प्रगतिशील है, उनकी ये जिम्मेदारी ये बनती है कि वे धर्म की और परंपरा की भी रक्षा करें। धर्म की और परंपरा की रक्षा तब करेंगे जब आप धर्म और परंपराओं को जानेंगे। हमारे तो ज्यादातर लोग रामानुजाचार्य का नाम भी नहीं जानते। सेकंड चीज, तेलंगाना सरकार ने रामानुजाचार्य का मंदिर मुसलमानों के खिलाफ विद्वेष पैदा करके नहीं बनाया, उन्होंने किसानों को उजाड़ के नहीं बनाया, सांप्रदायिक सद्भाव पैदा करके बनाया। राम मंदिर बना पूरे देश में सांप्रदायिक विद्वेष पैदा करके।
और रामानुजाचार्य का मंदिर बना है सांप्रदायिक सद्भाव पैदा करके। पता नहीं नरेंद्र मोदी इस बात को सीखेंगे कि नहीं सीखेंगे। रामानुजाचार्य ने जो मैसेज दिया है वो मैसेज ये है कि बिना सामाजिक विद्वेष पैदा किए मंदिर बनाया जा सकता है। आप राम का भी मंदिर बना सकते थे, लेकिन आपको तो राम का मंदिर नहीं बनाना था, आपको तो सरकार बनानी थी। तो ये चीज बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि रामानुजाचार्य का मंदिर बना, किसानों को बाकायदा ऑफिशियली पूरा पेमेंट देके, बिना किसी उत्पीड़न के, बिना विद्वेष पैदा किए, सामाजिक विद्वेष पैदा किए। और रामानुजाचार्य उस ट्रेडिशन को रिप्रेजेंट करते हैं जिस ट्रेडिशन को हिंदुस्तान के प्रगतिशीलों ने बाद में अपनी जीवन का हिस्सा बनाया। आरएसएस भक्ति आंदोलन के लोगों की भूमिका को स्वीकार नहीं करता। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं। हम लोग का समय खत्म हो चुका है, लेकिन बहुत ही अच्छी चर्चा रही। और जैसा हम लोगों ने देखा कि संस्कृत वांग्मय से निकल करके सनातन धर्म की कोख में पला पड़ा बच्चा वैज्ञानिक समाजवाद तक की सफर कैसे तय करता है, और वो कौन सी दृष्टि है जो सही मायने में समाज को सही दिशा में ले जा सकती है, धर्म प्राण रहते हुए, अपने धर्म की रक्षा करते हुए, अपने धर्म का पालन करते हुए, अपने सनातन परंपरा को संस्कृत वांग्मय के माध्यम से भी हम समाजवाद ही नहीं, समाजवाद से आगे बढ़कर के वैज्ञानिक समाजवाद तक का हम सफर अपनी यात्रा कैसे कर सकते हैं, इस पर आज हमने प्रोफेसर जगदीश्वर चतुर्वेदी जी से वार्ता की। हालांकि कुछ व्यवधान के कारण उनकी आवाज नहीं आ पा रही थी, लेकिन ये प्रक्रिया हमारी चालू रहेगी, आवाज घर से चलती रहेगी। और बहुजन संवाद के दर्शकों के बीच हम अगली बार फिर किसी नए व्यक्तित्व के साथ आपके सामने रहेंगे। बहुजन संवाद के दर्शकों से, बहुजन संवाद के प्रीव्यूअर से मेरा निवेदन होगा कि हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस आंदोलन को आगे और मजबूत करने में हमारा योगदान करें, हमारा सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अगले सप्ताह में किसी नए व्यक्तित्व के साथ, नए प्रेरक व्यक्तित्व के साथ, नए आदर्श व्यक्तित्व के साथ, जो समता मूलक समाज की स्थापना में हमें आगे बढ़ा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।